मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? जी अर्जुन जी, आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को दोबारा से आप सभी को गुड मॉर्निंग करते हुए आइए मेरे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर आपके कमेंट लेता हूं। देखिए जी, मेंसुरेशन 2D हो और ज्योमेट्री, लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं चीजों में। लेकिन फिर भी मैंने ज्योमेट्री से मेंसुरेशन 2D को थोड़ा सा अलग करके समझा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और अब मैं प्योर मेंसुरेशन 2D की कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि हर जगह ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगेंगे। और जो चीजें ज्योमेट्री में आपको लग रही थी अभी नहीं हुई, वो सारी चीजें आप मेंसुरेशन 2D में होते हुए देखेंगे। आइए देखिए जी, ट्रायंगलें बनती कैसे हैं ये बात तो आप जानते हैं, ये मुझे समझाने की जरूरत है नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने पहले बता दी हैं, उनको मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि एक स्टार्ट प्रॉपर हो जाए। मैं आपके कमेंट फिर ले लेता हूँ। जी सर्कल कंप्लीट हो गया पंकज जी। दूसरी चीज, मेरा एक बैच है मीन्स का, और उसमें मैं अब मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे से शायद उसमें ज्योमेट्री स्टार्ट कराऊंगा प्रैक्टिस, क्योंकि मीन्स का जो बैचेज होते हैं वहां हम सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं। और वहां पे मैं ये करूंगा कि प्रैक्टिस में मैं वहाँ करीबन 70-80 सवाल कराने वाला हूँ ज्योमेट्री में। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। मेरा पूरा प्रयास होगा कि वो जितने भी सवाल होंगे वो सारी की सारी वीडियो आपके बैच में मैं अपलोड करा दूंगा। तो ज्योमेट्री की अगर आपने बुक से प्रैक्टिस नहीं भी की है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास समय नहीं मिलता है, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ आर्मी में हैं, कुछ और कई पोस्ट जॉब करते हैं। वो सिर्फ कोचिंग के दम पर ही अपनी तैयारी करते हैं और वो चाहते हैं कि जो सर ने पढ़ाया बस उतना पढ़ के सिलेक्शन ले लिया जाए, प्रैक्टिस का समय नहीं मिलता। तो मीन्स का जो बैच है इसमें जो मंडे को मेरी क्लास होगी, शायद ज्योमेट्री की मैं प्रैक्टिस चलाऊंगा अभी उसमें, तो उसमें जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसकी वीडियो आपके बैच में अपलोड करा दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस की। तो आप उसको कर लेना, ठीक है भाई। आइए, हाँ हाँ, अरे जब अपलोड कराऊंगा तो उसमें क्या फ्री और क्या पेड है। मैंने आपको कहा ही है कि अब जो भी मैं चैप्टर आपके करा रहा हूँ उसकी सबकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो मीन्स के बैच में मैं कराऊंगा ही। तो मीन्स के बैच में थोड़े और लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, कैट लेवल के भी कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं हम, तो वो भी डाल देंगे आपको देखने के लिए। और वहाँ स्पेसिफाई भी कर देंगे ये कोर्स किस लेवल का, लेकिन आपके लेवल के ही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ज्योमेट्री। देखिए, मान लीजिए ये साइड है ए बी सी। मैं बिल्कुल ही दोबारा से चीजें कुछ बता रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। सायरन क्यों बज रहा है पता नहीं भाई। अरे दीपक, आवाज देखियो, ठीक आ रही है क्या? बस ठीक आ रही है। वो एक बच्चा कमेंट कर रहा है सायरन बज रहा है। आ रही है, ठीक। आइए मेरे बच्चे जी, कल आपको एयरफोर्स का पेपर था आदित्य, अब कोई कमेंट मत करना प्लीज, अब मुझे पढ़ाने देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक शब्द निकलता है एस। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है। एक शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर क्या होता है जी? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू आया ना, यानी तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा, ये होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। फिर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों आपको ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया जानते हैं क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एरिया का फार्मूला होता है। आपका ये फार्मूला कैसे प्रूव हो उसकी जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। मेन जरूरत है इस फार्मूले की, आपको पता है ना, पहले पढ़ा भी हुआ। मेरी अब यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि मैं इस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरा सवाल है, यदि किसी ट्रायंगल की साइड है 13, 14, 15 है, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा अगर इसकी साइडें 13, 14, 15 है तो? प्लीज बताइए। अगर किसी ट्रायंगल की साइडें 13, 14 व 15 है तो क्या आप इसका एरिया बताना चाहेंगे मुझे?
हीरो फार्मूले से, क्योंकि और कोई फार्मूला लगेगा नहीं। 13, 14, 15 स्केल एंड ट्रायंगल ही बना रही है। भैया मेरे बच्चे, 3 साइड है, 13, 14, 15। पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। आप कहेंगे जी वो होगा 13 जमा 14 जमा 15/2। तो जोड़ेंगे तो 3, 4, 7 और 5 लिख देता हूँ। तो 5 और 4 9 और 3 12। 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एरिया निकालना है। एस, मैं चलो फार्मूला लिख लेता हूँ। एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 21। 21 में तेरा आ गया 8, 21 में 14 आ गया 7, और 21 में 15 आ गया 6। अब क्या करना है जी? 21 को लिख लेते हैं 7 × 3, 8 को 4 × 2, क्योंकि मुझे इसकी रूट निकालना है। ये 7 × 6 को 2 × 3। अब जरा ध्यान दे, 7 और 7 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, और इस 4 का वर्गमूल भी 2। तो 2 दूनी 4, तो ये 12 7 84। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया है 84, 84। मेरे बच्चों ये जो 13, 14, 15 है ना, ये इतना खतरनाक है डाटा कि आप देखेंगे कि इसके ऊपर अनगिनत सवाल पूछे हुए। इसका एरिया आप याद रखना, 84। जो भी यूनिट, अगर ये सेंटीमीटर में तो 84 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। हाँ है ना। ये थोड़ा सा सही डाटा है और इस पे अक्सर सवाल पूछे जाएंगे आपसे। जब आप मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे होंगे, जो इसके बाद का मेरा टॉपिक होगा, तो वो आप वहां देखेंगे कि वहां भी मेंसुरेशन 2D के बिना एक भी सवाल नहीं होगा, ज्योमेट्री के बिना एक भी सवाल नहीं होगा वहां पे। तो वहां बेसिक इसकी जरूरत होगी, तो हमें वहां हीरो फार्मूले से इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम डायरेक्ट ही आंसर बताएं 84। हाँ सर, आपने याद कराया था। अब थोड़ा सा मैं वापसी आता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी स्केल एंड ट्रायंगल में सरकम सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे देखिए सर, ये आपने बताया था प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप कहेंगे हाँ। इन सर्कल की रेडियस बताइए, तो आप कहेंगे सर ये होगा, क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये चीजें मैं करा भी चुका हूं आपको, लेकिन अब मुझे 2D बतानी है, तो मैं यहां शुरुआत से ही सिखा रहा हूं। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, 13, 14, 15 अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो उसकी प्रति कैपिटल आर की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, और स्मॉल आर की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, प्लीज बताइए।
देखिए जी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ज्योमेट्री खत्म हो गई क्या, दोबारा से कमेंट वही याद है। तो मेरे भाई, मैंने जब ज्योमेट्री स्टार्ट कराई तब भी ये बात कही थी कि मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D को एक ही मानता हूँ। तो जिस दिन मेंसुरेशन 2D खत्म हो जाएगी उस दिन आप समझना ज्योमेट्री खत्म हो गई। दूसरी बात, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत सारे लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ाए होंगे और वही चीजें मैं मेंसुरेशन 2D में पढ़ा रहा हूँ। तो मुझ पे छोड़ दीजिए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। बस पेशेंस रखें। बाय। तो भैया, प्रोडक्ट ऑफ होल साइड हो गया 13 × 14 × 15, और इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 84। 14×6 = 84, 2×3 = 6, 3×2 = 6, 3×5 = 15, उत्तर आया 65/2, 65/8। यही आ रहा भाई। ठीक है जी। इन सर्कल रेडियस के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अपोन में सेमी पेरीमीटर, याद होगा भी निकाला था थोड़ी देर पहले, तो यह है 4। कि क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। स्केलन ट्रायंगल पे बेसिक इंफॉर्मेशन यही थी। अब इससे अगली बात पे आते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आइसोसेलिस ट्रायंगल हो, एलएस, बाई स्पेलिंग में जाना, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइडें बराबर, मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये साइड बी, तो आपको बता रखा है कि यहां से जब आप एल्टीट्यूड डालोगे तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये आएगा b/2। हाँ है ना। ये a है, ये b/2 है, तो ये निकाल दोगे, आप कहोगे हाँ निकल जाएगा। कैसे? a² माइनस b² / 2 का वर्ग 4। भाई इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो b/2 का वर्ग b² / 4 होगा। घटा देंगे तो ये आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों हाइट। अब एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। भाई बहुभुज है, चतुर्भुज है, बहुत सारे हिस्से हैं मेंसुरेशन 2D में। आप पेशेंस तो रखो यार, मैं वही तो कह रहा हूं। दिक्कत यह है कि हम पेशेंस नहीं रखते। क्लियर है जी। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारी बातें बता चुका हूं इन पे, लेकिन एक मोटे मोटे नजर से दोबारा एक बार मुझे बतानी पड़ेगी। देखिए मेरे बच्चे, आप अच्छे से जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो √3/4 a²। अल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है जी? √3/2a। सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है बताओ जी? तो a/√3। इन सर्कल की रेडियस होती है a/2√3। हाँ है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ है ना। क्लियर हो? इन बिंदुओं को याद रखिएगा। आप ये भी याद रखिएगा कि सरकम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या रहता है? 2:1 रहता है। इनकी रेडियस का रेशियो क्या रहता है? 2:1 रहता है। कब रहता है जी एरिया, मतलब रेशियो? जब समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या और अंतःवर्त की त्रिज्या हो। हाँ है ना। बड़े बड़े सवालों में इनका फिर मैं यूटिलाइजेशन करूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँ। लेट्स से ये कोई पॉइंट है, कहीं पे भी मैं कोई बिंदु ले लेता हूं, यहां से ले लेता हूं, ये कोई बिंदु है, और यहां से मैंने 3 अल्टीट्यूड लिए और वो ड्रॉ कर दिए तीनों साइडों पे। यहां पे एक ड्रॉ कर दिया, एक मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, एक मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। हाँ है ना। मैंने 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए मेरे बच्चे। इस एल्टीट्यूड की हाइट को मैं h1 मान ले रहा हूं, इस एल्टीट्यूड की हाइट को मैं h2 मान ले रहा हूं, और इस एल्टीट्यूड की हाइट को मैं h3 मान ले रहा हूं। एक बार समझे जरा।
अरे ले जा तेरा फोन भाई। मेरे बच्चों माफ करना, किसी का फोन था, स्टाफ में किसी को कोई दिक्कत हुई होगी तो वो फोन पे बात कर रहा था। आइए आइए, सॉरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी पॉइंट से तीन ट्रायंगलें खींची जा रही हैं तो बात यह, मतलब किसी पॉइंट से तीन अल्टीट्यूड खींचे गए तो यहां से क्या क्या रिजल्ट बनते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आइए। आया ना? अब जरा ध्यान दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरी ट्रायंगल का नाम ले लेता हूं एबीसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख लेते हैं। कुछ भी को मैं के से डिनोट कर ले रहा हूं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ट्रायंगल बी के सी का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी के सी। तो बी के सी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया ए और हाइट हो गई H1। हाफ इंटू बेस हो गया ए और हाइट हो गई H1। हाँ है ना? अब मैं मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए के सी। ए के सी, ए के सी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो बेस हो गया बी और हाइट हो जाएगी आपकी H2। तो हाफ इंटू बेस हो गया बी ना, सॉरी ए। इक्विलेटरल है ना यार, इक्विलेटरल की सारी साइडें बराबर होती हैं। भाई मेरे क्या गड़बड़ करा रहे हो? हाँ है ना? तो ए इंटू एच, एक भाई ने लिखा था ये वैसे। और अब ट्रायंगल ले लेता हूं ए के बी। ए के बी, ए के बी, इसका एरिया मैं पूछूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आप मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझते हैं कि इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया के, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा ये? त्रिभुज, मतलब पूरी बड़ी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पे जो आएगा वो पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। हाँ है ना? और पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्विलेटरल है, क्या होगा? √3/4 A²। आप कहेंगे हाँ जी। अब मेरे भाई एक बात बताओ, दो सारी जगह कॉमन ले लो, 1/2 ले लिया जी। ए भी कॉमन ले लो, ले लिया जी। बचा क्या? H1 प्लस H2 प्लस H3। यहां क्या बचा? √3/4। A² को लिख लेते हैं ए इंटू ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब काट लेते हैं। एक ए से ए कट गया, 2×2=4 कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि H1 प्लस H2 प्लस H3 √3/2A के बराबर होगा। √3/2A के बराबर होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसी त्रिभुज में किसी भी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई का योग उस त्रिभुज के अभिलंब की लंबाई के बराबर होगा? उस समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। फिर से साफ सुथरे लहजे में समझाता हूं। किसी समबाहु त्रिभुज में किसी भी बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए अभिलंबों की लंबाई का योग पूरी बड़ी त्रिभुज के अभिलंब की लंबाई के बराबर होगा। इफ वी ड्रॉ थ्री अल्टीट्यूड फ्रॉम any of the point of the equilateral triangle, then the sum of length of these three altitude is equal to the altitude of the triangle। मतलब ये क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ही तो होता है √3/2A। ये क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड। और ये इनके बराबर है। हाँ है ना? एक भाई के कीड़े चढ़े हुए दिमाग में, लाइव क्लास है, डेट और टाइम बताओ भाई। टाइम हो गया 9:56 और डेट है 20 जनवरी। आ जा। अब ए की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो ए यहीं रखो, ये इधर ले आएंगे। तो 2/√3
H1 प्लस H2 प्लस H3 पलट के इधर ले आए। तो आप यहाँ एक चीज और नोटिस करेंगे कि ये सर क्या बन गया, ये अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन अल्टीट्यूड दे रखे हैं ना, सॉरी, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी पॉइंट से उसकी साइडों पे तीन अल्टीट्यूड खींचे हुए हैं, किस तीन अल्टीट्यूड खींचे हुए हैं या तीन परपेंडिकुलर खींचे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उन तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ का जो सम होगा उसका 2/√3 गुना त्रिभुज की भुजा के बराबर होगा। आए ना, इन त्रिभुज की भुजा मतलब, त्रिभुज की भुजा का मतलब ए, हमने यहाँ साइड क्या मानी हुई, ए। हाँ है ना, तो आपको सवाल में होगा क्या कि इनकी वैल्यू दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा ए की, तो आपको पता होना चाहिए। अब और आ गया था, क्लियर है जी ये बात। अब मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल पे आते हैं। समकोण त्रिभुज, इस पे भी कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे। अगर इसमें सरकम रेडियस पूछी जाए, परिवर्त की त्रिज्या, तो वो कर्ण का आधा होता है, हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। अगर इसमें इन सर्कल रेडियस पूछी जाए तो वो फार्मूले तो है ही, लेकिन आप एक फार्मूला ये भी लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे 2 करके सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। हम्म, क्लियर है। आज शाम को क्लास नहीं होगी, मंडे से शाम को क्लास लूंगा, ठीक है। अब इसमें कुछ जरूरी बात, दो सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल, मैक्सिमम साइज स्क्वायर, इन राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल यहां है ही तो समकोण त्रिभुज, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, ये किसी समकोण त्रिभुज में आ सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग के बारे में कुछ बताइए। दूसरा सवाल यह आता है, मैक्सिमम साइज स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल which is based on hypotenuse। हिंदी में समझिए कि किसी समकोण त्रिभुज में अधिकतम आकार का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में अधिकतम आकार का वर्ग जो उस समकोण त्रिभुज के कर्ण पर आधारित हो, जो समकोण त्रिभुज के कर्ण पर आधारित हो, जो समकोण त्रिभुज के कर्ण पर आधारित हो, दो है, एक तो सबसे बड़ा वर्ग और एक अगर हाइपोटेनियस पे बेस्ड बड़े से बड़ा वर्ग बनाए तो क्या हो। तो हम इन दोनों चीजों पे बात करने वाले हैं खुल के। आप एक बार जो ये इंग्लिश में दो लाइनें लिखी ना, इन दोनों को समझ लीजिए कि इनमें डिफरेंस क्या जनरेट हुआ। आइए मेरे भाई, देखिए यार, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो तरीके से आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। पहला कि बड़े से बड़ा जो वर्ग बने सर, वो ऐसे बन सकता है,
ऐसे हो, येलो कलर वाला बड़े से बड़ा वर्ग, या इसी चीज को अगर ऐसे घुमा के ऐसे बना दिया जाए, बन नहीं रहा ये मैं भी जानता हूं, पर बनाएंगे। ये वाला, तो ये वाला जो वर्ग है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बेस्ड हो गया किसके ऊपर, ये हो गया हाइपोटेनियस के ऊपर बेस्ड। ये हाइपोटेनियस के ऊपर बेस्ड बड़े से बड़ा वर्ग। कॉन्सेप्चुअली समझना, बड़े से बड़ा वर्ग ये मत बना देना कि हम तो ये बनाएंगे जी, ये बना दिया सर बड़े से बड़ा वर्ग। भाई ट्रायंगल के अंदर भी तो होना चाहिए, ट्रायंगल से बाहर क्यों चला गया? हाँ है ना, ऐसा होना चाहिए जो इन साइडों को भी टच करे, क्योंकि अगर इनको टच नहीं करेगा तो छोटा हो जाएगा वो। हाँ है ना, और ट्रायंगल से बाहर ले जा नहीं सकते। तो लड़ाई ये है कि सर ये हाइपोटेनियस पे बेस्ड नहीं है, तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। क्यों होगा उसके ऊपर अब मैं समझाता हूं, धीरे धीरे करके चर्चा कराता हूं, है ना। आप एक एक बात को प्यार से प्रेम से समझते रहिए। एक भाई ने पूछा कि नहीं, साक्षी ने पूछा परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड अलग अलग है। देखो मेरे बेटा, आपके लेवल पे तो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे दोनों में टेक्निकल फर्क है, समझा देता हूं। वैसे मैंने एक बार बताया भी होगा आपको। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, हाँ है ना। और किसी वर्टेक्स से मैं सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का कोण बना दूं तो ये मेरा अल्टीट्यूड कहलाएगा, ये अल्टीट्यूड कहलाता है, और ये मेरा परपेंडिकुलर। जब ट्रायंगल की दो साइडें एक दूसरे को 90 पे मिले वो परपेंडिकुलर कहलाता है, लेकिन उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम ही आना है ऐसे। अब इसको हम डीपली पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, एक एक करके समझाता हूं। आइए मेरे भाई, पहले इसको एक को चर्चा बैठा लेते हैं, फिर दूसरी करेंगे, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। मान लेते हैं जी स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है वो है ए, वर्ग की जो भुजा है वो ए। आप कहेंगे सर बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ए है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई तरीकों से कर सकते हैं। तो सर एक बात बताओ, क्या ये 90 होगा? बिल्कुल होगा। ये भी 90 होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये वाला एंगल 90 होगा, तो ये 90 होगा, तो ये भी कितना बनेगा? 90 ही बनेगा, है ना। जहां दिक्कत हो तुरंत कमेंट कर देना। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, मैं अगर आपसे ये कहूं, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात करूं, तो ये 90 डिग्री, इसमें तो कोई दो राय नहीं, राइट एंगल की कहानी हो रही, टाइप की राइट एंगल की चर्चा चल रही मेरी। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा ले लूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा। सर बेसिक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर मुझे ये कोण थीटा लेना होगा तो ये वाला कोण हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। अब एक बात बताओ, ये 90 ये थीटा, तो ये क्या होगा भाई? त्रिभुज के तीन ही तो कोण हुए, ये 90 ये थीटा, तो ये क्या हुआ? 90 माइनस थीटा। अब ये तीन कोण है इस वाली त्रिभुज में जहां मेरा पेन चल रहा है, इस वाली में, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या होगा? थीटा। एक बार इसको समझ लीजिए 10 सेकेंड, हाँ है ना। आपने कहा जी हाँ बात को समझ गए हम। अगर आप बात को समझ गए मोटे तौर पे, तो अब आप ये बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की क्या है? आपने कहा बेस है बी, ये लेंथ क्या है? ए।
तो ये लेंथ निकाल सकते हो आप कहोगे क्या बात कर दी सर, लो निकाल दी बी माइनस ए। बिल्कुल सही। ये पूरी लेंथ क्या है जी, परपेंडिकुलर। क्या है जी, परपेंडिकुलर। क्या है बाबू, परपेंडिकुलर। ये लेंथ क्या है, ए। तो ये लेंथ निकाल दोगे आप कहोगे निकल जाएगी जी, पी माइनस ए। निकल गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चों अब एक बात बताओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हुई कि नहीं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सिमिलर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे हाँ सिमिलर हुई। क्यों सर? क्योंकि तीनों कोण बराबर है, 90 थीटा माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तीनों कोण बराबर है। पी प्लस ए कैसे हो गई, हराम खोर? परपेंडिकुलर ये वाला था, ये है परपेंडिकुलर, ये ए है, तो ये पी माइनस ए तो होगी, पी प्लस ए कहां से हो जाएगी भाई, भाग पी रखिएगा। आइए, अब आइए आगे, अब आगे बढ़ते हैं भैया। अगर ये दोनों सिमिलर है, मैं ट्रिग्नोमेट्री से भी करा सकता हूं और इसे सिमिलरिटी से बताता हूं। अगर ये सिमिलर है तो बाबू एक बात बताओ, यहां थीटा के सामने वाली साइड क्या है, ए। आपने कहा हाँ जी। तो इस वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड बी माइनस ए, बिल्कुल है जी। यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने पी माइनस ए, बिल्कुल है सर। और यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड ए, बिल्कुल है। गुना कर लो जी, ए को इससे किया ए स्क्वेयर, इसको इससे किया तो बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, हाँ है ना। देखो पी को बी से किया पी बी, पी को ए से किया माइनस बी, बी को ए से किया माइनस बी है ना। और माइनस ए को माइनस ए से किया प्लस ए स्क्वेयर, और यहाँ पे भी ए स्क्वेयर। ये ए स्क्वेयर उधर जाएगा, माइनस होगा, कट जाएगा, हाँ है ना। यहाँ जीरो है, ये पी बी, पी बी का मतलब पी बी लेंथ नहीं है, पी ये वाली लेंथ थी और बी ये वाली लेंथ है, तो मतलब पी इंटू की बात, बी पी इंटू बी की बात हो रही है। यहां से मेरे बच्चे इसमें से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले दूं तो यहां बचा क्या, पी प्लस बी। आप कहोगे हाँ समझ रहे हो। अब इस पूरे पोर्शन को उठा के यहां ले आते हैं, आप यहां ले लेते हैं, तो ए इंटू में पी प्लस बी, पी इंटू बी। भाई इस माइनस वाले को इधर लाया तो प्लस हो गया। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगी, पी इंटू बी अपॉन में पी प्लस बी। ये क्या निकल के आ गया, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बनने वाला वर्ग मैक्सिमम साइज का जो बेस्ड हो किस पे, परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर। एक बार 10 सेकंड समझिए फिर आगे बात करें। जो परपेंडिकुलर और बेस पे बेस्ड हो, हाँ है ना, उस पे। जिन भाइयों को समझ नहीं आ रहा वो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पे सिंपल एक ही काम करना है, और वो काम ये है कि हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है, हाँ है ना। अब आते हैं जी इससे अगले वाली कॉन्सेप्ट में, इस वाले में। देखिए मेरे बच्चों, यहां मैं वर्ग की भुजा मान लेता हूं ए, ए ए। आप कहेंगे हाँ ए ए मान लेते, कोई बुराई नहीं है सर। अब सर ये बताओ, ये लेंथ क्या हो गई? आप कहेंगे ए। ये क्या है जी, परपेंडिकुलर। ये क्या है जी, बेस। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज। मानते हैं इतनी बात? आपने कहा हाँ जी। अच्छा, ये 90 है क्योंकि स्क्वायर है, तो नेचुरली ये वाला भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। आपने कहा हाँ मान ली सर बात। अब आप ये भी बात जानते हो कि पूरी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा लूंगा तो 100% ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, पूरी बड़ी ट्रायंगल की वजह से। एक बार सिर्फ इतनी बात समझिए फिर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट पे चीजें क्लियर करेंगे तभी समझ में आएगा।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप मेरी बात समझते हैं? ठीक है। अब आपको ही तो समझाना है। अगर मैं इसको x मान लूं, इसे y मान लूं, तब मुझे एक बात बताइए। आप इस बात से कि भी तो वाकिफ होंगे कि ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये क्या होगा थीटा, ये थीटा ये 90 तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर हो गई। आपका क्यों हो गई सर सिमिलर? क्योंकि देखो थीटा 90, थीटा 90, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो सिमिलर हो गई। और अगर सिमिलर है तो भैया हर एक साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो रेशियो सेट करें। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से भी करना हो तो कोई बहुत तुर्रमखा वाला काम नहीं है, कभी आप सोच रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री से भी आप आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा पूछ लूं कि भाई मुझे आप टेन थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। तो आप इजीली बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अरे बोलो भाई मेरे, पहले आप करो, सारा काम मुझसे मत करो, थोड़ा खुद भी करके दिखाओ, फिर बात करेंगे आगे। पहले करिए फिर समझिए, करो खुद से करके बताओ। आइडिया मैंने आपको दे दिया कैसे करना है। आपने कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं, करिए तो, करके बताइए। करना आपको ही है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ लैक क्या कह रहे हो बे? आओ, ए रूट एक्स वाई ढक्कन आ जाओ। देखिए थोड़ा सा अब आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे इस वाली छोटी ट्रायंगल में अगर मैं टेन थीटा आपसे पूछ बैठूं तो आप कहेंगे सर टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ है ना। या मैं मान लीजिए आपसे ये कह दूं कि भाई मुझे कोट थीटा बताओ, यहाँ कोट थीटा बताओ इस वाली ट्रायंगल में, बड़ा करके दिखाता हूं। इस वाली ट्रायंगल में कोट थीटा बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर देखो, कोट थीटा आपको पता होना चाहिए होता क्या है। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के साथ वाला बेस हो गया एक्स और परपेंडिकुलर हो गया ए। आप टेन लगाते तो ही फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर एक चीज और भी बताओ कि सर अगर इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात की जाए तो सर ये भी तो राइट एंगल है जहां मेरा पेन चल रहा है। आपने कहा हाँ सर ये भी राइट एंगल है। और अगर सर ये राइट एंगल है, अगर सर ये राइट एंगल है, अगर सर जी ये राइट एंगल है, अगर सर जी ये राइट एंगल है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, तो इस थीटा के सामने वाला ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ बेस। ध्यान देना है, इसके साथ वाला हुआ बेस
और इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कोट जानते हो क्या हो जाएगा? आपके यहाँ अच्छे से जानते हैं सर। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पी बाई बी। कंफ्यूज मत होना, पी बाई बी। आपने कहा जी मान ली बात। अब मेरे भाई इस वाली ट्रायंगल में अगर ले लूं मैं कोट थीटा आपसे, तो थीटा ये वाला ले रहा हूं, तो इसके साथ वाला क्या हुआ? बेस, और ये वाला हुआ परपेंडिकुलर। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एंगल हुआ थीटा, तो इसके साथ वाला बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ए बटे वाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? है तो बताइए मुझे, बताइए जल्दी से क्या गड़बड़ हो गया? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। एक भाई कह रहा अगर टेन लेते तो, टेन ले लेता तो कौन क्या बिगाड़ लेता तेरा? टेन ले ले, जो मर्जी ले लो, हर एक से सेम ही चीज आनी। ये जो होते हैं कि एक किस्म के सिमिलरिटी ही दिखा रहे होते हैं और आपको कुछ नहीं कर रहे होते, बस सिमिलरिटी को थोड़ा आसान भाषा में कर दे रहे होते हैं। तो थोड़ा परेशान मत होना, चीजें ज्यादा बार बार करा रहा हूं मैं इसकी, इसलिए करा रहा हूं यहां पे बार बार इनको, क्योंकि इसके ऊपर भयंकर सवाल बनेंगे। तो ये परपेंडिकुलर, हाँ है ना? ना ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में आप इसे लिख लेते ए अपॉन एक्स, हाँ है ना? यही कहानी मुझे फिर पूरी बड़ी ट्रायंगल में दौड़ानी पड़ती, सेम इसी तरीके से। तो ये एंगल थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। तो उस कहानी में मुझे ये परपेंडिकुलर लेना होता है, ये बेस, बी अपॉन पी। ये मत सोचना कि ये लिखा कुछ और, लिखे से मतलब नहीं, इस एंगल से इसका रेफरेंस लेना होता हमको। अब हम इस वाली में ले रहे होते हैं इसको, ये सर इस वाले एंगल के हिसाब से टेन क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जिससे भी ले लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सारा खेल हमारी नीयत पे कि हम करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। अब मेरे बच्चों सिंपल एक बात समझाओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो और यहां से मुझे आप x की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप कहोगे क्या? कि सर p को गुना करो a से और b को ले आओ नीचे और x को इधर। देखो a बाई एक्स इक्वल टू b बाई पी, कुछ तो बिल्कुल नवाब है ना? चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन भी मैं ही करके दे दूं, छोटी छोटी भी। तो p को a से क्या? ए पी, और b को बटे लाएंगे तो बेस। अरे यस, a इंटू पी बटे बी, ये आ गया x। ऐसे ही जब इसको करोगे तो y की वैल्यू पूछिए, तो a इंटू बी, तो y की वैल्यू आ जाएगी a इंटू कैपिटल बी अपॉन पी। यहां तक मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? जिसको समझ नहीं है घबराना मत, उसको सीधा फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना। अब देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, अब आप ये बात समझते हैं कि x प्लस ए प्लस वाई क्या हाइपोटेन्यूज के बराबर है या नहीं है? x प्लस ए प्लस वाई, एक्स प्लस ए प्लस वाई, क्या ये हाइपोटेन्यूज के बराबर है या नहीं राइट एंगल के? आपने कहा हाँ जी है। अगर है तो x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? ए पी बटे बी जमा ए। y की वैल्यू क्या है जी? ए बी, अरे यार ए पी, पी और बी एक जैसा लगता है। ये ए बी, वाई की वैल्यू ए बी बटे पी है ना? हाई। अब मेरे बच्चे एलसीएम लेंगे तो आप जानते ही आ जाएगा बी इंटू पी, बी इंटू पी, है ना? क्योंकि बी और पी है बटे में। अच्छा ए पूरे में से कॉमन ले लो, मतलब समझदारी से। तो यहां बी से भाग देंगे तो क्या बचा? पी, पी को पी से गुना करेंगे तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां ए कॉमन लेने के बाद वन बचेगा, वन को इससे करेंगे तो बी पी आएगा। और यहां से ए कॉमन जा चुका बी, तो पी को इससे भाग देंगे बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ये आया हाइपोटेन्यूज। आए ना मेरे बच्चे? अब देखिए ध्यान से,
अब मेरे बच्चों यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ए की वैल्यू आएगी हाइपोटनियस इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर बटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इंटू बेस। कुछ मूर्ख किए होंगे, इसे काट दें, काट मत देना है, प्लस का निशान है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक नया फार्मूला बन गया कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में, अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर उसके कर्ण पर आधारित, अगर उसके कर्ण पर आधारित कोई वर्ग है, तो उस वर्ग का की अगर भुजा निकालनी है तो उसका फार्मूला होगा हाइपोटेन्यूस इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी इंटू पी। हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बन गया। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें मेरे बच्चों, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे यहां बात कर लेते हैं, यहां मैं फार्मूला लिखवा देता हूं, जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, जिनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा वो सिंपल फार्मूला लिख ले, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, है ना। अगर वर्ग की भुजा ए है तो यहां ए की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूस अपॉन में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी इंटू बी होगी। दूसरा, अगर बाबू ये कोई ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये साइड ए, वर्ग की भुजा ए, तो यहां हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। ये यहां से आपके दो फार्मूले एग्जैक्ट निकल के आ गए हैं, और इन दोनों फार्मूलों को आप हमेशा के लिए ध्यान आए ना। दूसरी चीज, आप इस बात को भी अच्छे से समझते हैं कि यहां चाहे तो हम इस टर्मोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं कि सर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर होता है एच स्क्वेयर के। आप कहेंगे हाँ सर सुना तो है कि पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर होता है एच स्क्वेयर के। तो सर हम चाहें तो एक जगह ये भी कर सकते हैं, मतलब सवाल की शैतानी सवाल ही जानता है क्या देगा वो। तो हो सकता है कि पेपर में आपको फार्मूला लिखा मिले और यहाँ एच स्क्वेयर लिखा मिल जाए, हो सकता है यहाँ एच स्क्वेयर लिखा मिल जाए। तो आप ये मत सोचना कि अरे ये तो सर ने बताया नहीं और ये पता नहीं क्या तो रमखा चीज डाल दी इन्होंने। तो बेसिक चीजों की पकड़ रखना कि पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की जगह वो एच स्क्वेयर डाल दे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सेम ही बात है। हाँ है ना। अब मैं आपसे इस पे एक सवाल ले रहा हूं और उस पर चर्चा कर ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी ट्रायंगल की साइड है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, तो ये तो तय है कि राइट एंगल है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें दोनों स्क्वायर बनाइए, एक तो परपेंडिकुलर और बेस पे बेस्ड और एक हाइपोटेन्यूस पे बेस्ड, और फिर एरिया कैलकुलेट करके बताइए। यू हैव 1 मिनट इन बोथ केसेस प्लीज। आइए, तो आप कहेंगे सर देखिए, अगर हम यहां आते हैं सर और 6, 8, 10 है हमारी ट्रायंगल की साइड है सर, तो यहां वैल्यू रखेंगे तो सर ये आएगा 6 × 8 × 10। बिल्कुल सही है सर। यहाँ हाइपोटेन्यूस है जी कितना, 10, 10 का वर्ग
जमा परपेंडिकुलर इंटू 20, 6 × 8, या 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग करोगे तो भी वही आएगा। तो इसे सोल्व करने जाओगे तो ये 6 × 8 × 10 ही लिखना बटे में, ये 8×6 = 48 और 10 का वर्ग 100, तो यह आया 148। और देखो भाई काटिंग पटिंग चालू करो, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28। देखना भाई 4 7 28, 8 हासिल 2, 4 तिये 12, 2 14, ठीक है। अब आ गया वो, और तो कटेगा नहीं, तो 6 दूनी 12 धाई 120/37 आएगा। यही आ रही भाई कैलकुलेशन, बिल्कुल ठीक है। अब यहां आते हैं, तो ये 6 और 8 है साइड है, 6 × 8/6 जमा 8, 8×6 = 48 और 8×6 = 14, तो 2 7 14, 2 24 48, यह है 24/7। तो आप ध्यान देंगे तो अब आपको इस सवाल का उत्तर समझ में आ जाएगा। हाँ है ना, अगर पूछा जाए बड़ा कौन सा बनेगा तो हमेशा ध्यान रखना ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। कैलकुलेशन भी करोगे, पॉइंट ऑफ निकालोगे तो वो बड़ा आएगा। तो इस पॉइंट को क्लियर रखना, इस पॉइंट में कोई भी दो राय नहीं रखना। अब बढ़ा जाए आगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करा दिया मैंने। अब मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं बाबू? ट्रेपीजियम। हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, बट हैव पेशेंस। ये मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रेपीजियम, ये मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की खास विशेषता ये रहती है कि इसकी कोई दो साइडें आपस में पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम की खास बात ये रहती है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कोई भी दो साइडें आपस में पैरेलल होती है, कोई दो साइडें आपस में इसकी पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम की खास बात ये है। अगर ट्रेपीजियम की खास बात ये है कि इसकी कोई दो साइडें आपस में पैरेलल है, जैसे ये साइड और ये साइड, बराबर नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं पैरेलल है। तो मान लीजिए ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। तो मान लीजिए निकाल दिया आपने इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है h। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। ऐसे नंबर में लिखवाऊं तो a + b, ये भुजा जमा ये भुजा का जो गुना में इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? h तो गुना h। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका एक फार्मूला बन जाए। हाँ, तो आज मेरे बच्चों हम इतना ही रख लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे, पोलिनोमियल छेड़ेंगे कल से, और धीरे धीरे फिर इन पे ऊपर सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे जो लिखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।